ओके, आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस, सीन सेटिंग। जिस तरह कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम एक माहौल बनाएंगे कि हमने ऑडिट में पढ़ना क्या क्या है, ताकि फिर मैं आपको हर चैप्टर पे जाके ये ना बोलूँ कि ये वाली चीज़ 10वें चैप्टर में और ये वाली चीज़ 15वें चैप्टर में। अभी भी बोलूँगा, अच्छा ये कराने के बाद भी, लेकिन कम कम। अगर ये ना करवाऊँ ना तो फिर तो बस इसी में सेशन गुजर जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए आज की जो क्लास है, और आज से 3 to 4 वीक्स, आई विल ट्राई के 3 वीक्स में रैप अप हो, मैक्स 4 वीक्स, बट दिस इज़ अ ह्यूज कंटेंट। और ये जो है ना वो ऑडिट की, जिसको कहते हैं ना बेस, ये एक दफ़ा आपकी फर्म अप हो गई ना सर, तो आगे कुछ फिर मुश्किल नहीं है आपके लिए चीज़ें समझना। मतलब ये वो एरियाज़ हैं जो सबसे कॉन्सेप्चुअल एरियाज़ हैं ऑडिट के। ये वो एरियाज़ मैं आपको करवा रहा हूँ जिससे सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कुछ एरिया से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इधर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, प्लस आपको ऑडिट का एक फ़्लो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। एक वर्ड मैं इधर लिख रहा हूँ, कंपनी। जिस तरह कल अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था ना कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं वो यूज़ करूँगा जो आपकी ऑलरेडी नॉलेज में है। आप में से कोई ऐसा वर्ड ऐसा स्टूडेंट जिसने कंपनी का वर्ड पहले ज़िंदगी में ना सुना हो किसी पेपर में? कंपनी, व्हाट इज़ अ कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन कंट्रोल और मैनेजमेंट। बड़ा प्रिसाइजली इन्होंने डिफाइन की है कि कंपनी में का जो एक मेन फीचर है, कंपनी का जो एक मेन फीचर है वो क्या है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं और कंपनी के जो कंट्रोलर्स हैं दोनों सेम नहीं होते। कंपनी को जो चला रहे होते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ लोग होते हैं। जो कंपनी के जिनका पैसा लगा होता है कंपनी में, वो फ़र्क लोग होते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो एक कंपनी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ओनर्स फ़र्क हैं, कंट्रोलर्स फ़र्क हैं। आज तो ज़बानी कलामी बता रहा हूँ ना, सून इन नेक्स्ट 1-2 डेज़ मैं आपको एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड कंपनी दिखा दूँ। आपने नाम सुना हुआ एक बड़ी, आई विल बी यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ दैट कंपनी वेरी ऑफन, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, अवार्ड विनिंग कंपनी है, उसके रिपोर्ट्स वगैरह को अवार्ड्स काफ़ी मिलते हैं। तो मैंने कहा एक बेंचमार्क कंपनी सेलेक्ट की जाए, उसकी एनुअल रिपोर्ट हम देखेंगे और उससे ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये जो मैं पढ़ा, हो सकता है गलत बता रहा हूँ ना, तो उससे ये कॉन्सेप्ट रेकनसाइल करेंगे कि ये बात ठीक भी है या नहीं। ओनर्स फ़र्क हैं, कंट्रोलर्स फ़र्क हैं। ओनर्स को क्या नाम दिया गया है? ओनर्स के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। ओनर्स के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, मतलब वो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे होते हैं। तो मैं कह दूं इनको शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये ओनर्स इस कंपनी के शेयर्स ओन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो इनको शेयर ओनर्स, शेयर होल्डर्स, या इवन अमेरिकन लिटरेचर में स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? ये शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, शेयर होल्डर्स तो हो गए ओनर्स। कंट्रोलर्स कौन होते हैं कंपनी के? डायरेक्टर्स। कंपनी के जो कंट्रोलर्स हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कौन है? डायरेक्टर्स। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये मसले मसाइल सोल ट्रेडर नहीं फेस करता। ये मसला जो है वो कंपनी के ऊपर आता है। तो फिर क्या ज़रूरत है एक मसले में पढ़ने की, जब पता है कि एक लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है सोल ट्रेडर का जिसमें यह मसला नहीं है? पैसा। सोल ट्रेडर अपना बिजनेस उतना एक्सपैंड नहीं कर सकता जितना कि कंपनी कर सकती है।
बात थोड़ी समझ में आ रही है? उसमें भी एक ओवरलैप होता है, बिल्कुल एक ओवरलैप होता है, लेकिन एक जनरली जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का, वहाँ पर ओनर्स फ़र्क लोग हैं, कंट्रोलर्स डिफरेंट लोग हैं। अच्छा, शेयर होल्डर्स क्यों नहीं कंट्रोल, खुद ही चला लें कंपनी? ज़्यादा होते हैं, एक तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, रेलेवेंट नॉलेज नहीं है, मतलब वो जो स्पेशलिटी एक बिजनेस रन करने वाली है, पैसा तो है लेकिन वो नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो कुछ स्पेशलिस्ट्स को समझें अपॉइंट कर रही हैं कि वो इनके बिहाफ पर कंपनी चलाएं। तो डायरेक्टर्स, अगर आपको कंपनी लॉ में एक जुमला याद है, डायरेक्टर्स मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स मस्ट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, के इनको इनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ है ना। आपने सुना हुआ है माले मुफ्त दिले बेरहम, थोड़ा सा समझा देता हूँ। पैसा किसी और का लगाओ, आपको ट्रीट कोई और दे रहा है। अब आप खाना खा के आए थे घर से, पता लगा कि वो फलां बंदा ट्रीट दे रहा है, अब आपने अपने ऊपर रहम नहीं, आपने बेसिकली उसके ऊपर रहम नहीं करना, मुफ्त है ना। समझ आ रही है बात अब्दुल्ला? समझ आ रही है ना? लास्ट सेशन की मेमोरीज भी रिकॉल हो रही हैं। तो डायरेक्टर्स को इसीलिए कहा गया कि भाई पैसा इनका लगा हुआ है, तो तुमने इनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, ना कि अपने आप को नवाजते रहो, अपने फैमिली मेंबर्स को नवाजते रहेंगे, अपने रिलेटिव्स को नवाजते रहे। बात समझ में आ रही है कि पैसा इनका मिल गया ना, सीन ऑन कर दें, ऐसा नहीं करना, ये कंपनी लॉ ने कहा स्पेसिफिकली। अच्छा, ये जो इनके दरमियान में कुछ तो ताल्लुक है, उस ताल्लुक का नाम शायद आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है। एग्जैक्टली, एजेंसी रिलेशनशिप, एक मुश्किल सा वर्ड अभी बोले, एजेंसी रिलेशनशिप, इसको आसान करते हैं। ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये क्या हैं? एजेंट्स हैं। किसके? तो शेयर होल्डर्स क्या हुए? प्रिंसिपल। ये आपने पढ़ा हुआ है ना कॉन्सेप्ट बिजनेस लॉ में, या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ? ठीक है, वो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही कह भी देता हूँ, वैसे तो आपने सोचना है कि हो सकता है गलत कह रहा हूँ। जिस तरह हो सकता है मैं कभी इसको प्रिंसिपल कह दूँ, फ्लो में हूँगा, आपने अलर्ट रहना है, रोकना है, और जो बताएगा उसको इनाम भी फिर मिलेगा। ये क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इनका जो ताल्लुक है कि डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, एक और वर्ड जो इनके लिए यूज किया जाता है कि ये स्टीवर्ड्स हैं। स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है क्या? गार्जियंस। गार्जियंस को उर्दू में क्या कहते हैं? रखवाला। ये रखवाले हैं इनकी वेल्थ के, इनकी दौलत के, जो दौलत इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट की है उसके ये रखवाले हैं, उसको इंक्रीज करने के ये जिम्मेदार हैं। दे हैव टू, द डायरेक्टर्स हैव टू लुक आफ्टर द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द एजेंसी कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एजेंसी कॉन्सेप्ट। बल्कि एजेंसी कॉन्सेप्ट के बजाय मैं तो कहूँगा इसको कहना चाहिए एजेंसी
प्रॉब्लम, एजेंसी इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। उसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। क्या प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट फर्क है। डायरेक्टर्स का वो इंटरेस्ट नहीं होगा जो शेयर होल्डर्स का होगा। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट डिफरेंट है। डायरेक्टर्स तो चाहेंगे ना उनकी वेल्थ बढ़े, उनको ज्यादा बोनस मिले। अब डायरेक्टर की कोई और भी कंपनी है, सारे कॉन्ट्रैक्ट वो उस कंपनी को दिए जा रहे हैं। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? आप लोग कंपनी लॉ में वो एक डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में इस दफ़ा पेपर में भी कुछ उससे मिलता जुलता सवाल भी शायद आया है। मेरा ख्याल है शायद ना आया हो। आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें तो नहीं पता लगा, तो शायद आया है। अच्छा, डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? इनके गार्जियंस, रखवाले। अब जो एजेंसी प्रॉब्लम है वो क्या है कि इनके आप गोल्स जो है ना, गोल्स ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू गोल्स ऑफ, ये इस बात में कोई नई बात या कोई डिसएग्रीमेंट? मैं कुछ चीजें गलत भी लिखता हूं तो आपने बताने। अच्छा, दूसरा एक फिर इसके साथ मसला है, ये तो कंपनी में इनकी जो डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, क्या शेयर होल्डर्स की भी उतनी डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है कंपनी के ऑपरेशंस में? क्या बराबर दोनों को, क्या कंपनी के बारे में बराबर जानकारी है? नहीं। मतलब एक भारी सा वर्ड लिखने लगा हूं लेकिन घबराना नहीं है। स्पेलिंग्स अगर कोई गलत हो जाए तो आपने माफ कर देना। इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री क्या होती है? सेम सेम। सिमेट्री क्या होती है? सेम सेम, कि जो इंफॉर्मेशन इधर है वही इंफॉर्मेशन इधर है, जो इंफॉर्मेशन इनके पास है वही इंफॉर्मेशन इनके पास है। ये बात बराबर है? यस नो? ऐसा नहीं है ना। इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इनके पास कम इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए मैंने कहा इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री। जो डायरेक्टर्स जानते हैं, पढ़ लेते हैं ना उर्दू, वो शेयर होल्डर्स नहीं जानते। अच्छा, मेरा एक मसला है, मुझे याद रह जाता है मैंने बोर्ड के किस हिस्से पे लिखा था, तो मैं आपको जब कल की क्लास में फॉर एग्जांपल पूछ रहा हूँ ना, तो मैं इधर ही आके ये रखूँगा मार्क करके, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था, तो आपने बहुत ध्यान से, फिर ऐसे ही अजीब सा लगता है ना। बट एक चीज़ मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस, बल्कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस उसके ऊपर दे दूँ, आई एम नेवर गोइंग टू मॉक एनी वन इन द क्लास। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि मैं किसी स्टूडेंट के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि आप आपस में भी, आप लोग जितने भी दोस्त भी, कभी कभार ये होता है स्टूडेंट्स आपस में दोस्त होते हैं, वो आप अपना शुगल जो है वो आउटसाइड क्लास ज़रूर करें। मतलब ये होता है कि किसी ने गलत जवाब दे दिया तो वो बाकी दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर, क्लास में नहीं। मैंने आपसे कल एक जो रिक्वेस्ट किया था वो मैं बस याद दिला रहा हूँ। इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री क्या है? जो डायरेक्टर्स जानते हैं वो शेयर होल्डर्स नहीं जानते। फिर जो इंटरेस्ट्स हैं डायरेक्टर्स के, वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट से मुताबिकत नहीं रखते। फर्क है ना या नहीं फर्क? सर एंड पे ले लेते हैं काइंडली, थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स बराबर नहीं है। ये अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, ये अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको क्यों रखा गया है? अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, इनकी दौलत बढ़ाने के लिए। दिल नहीं ना मानता किसी और की दौलत बढ़ाऊं मैं। ये इंसान की जो सेल्फिश नेचर है
या वो जो एक इनहेरेंट नेचर है, ये उसके ऊपर ही कॉन्सेप्ट बेस कर रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। अच्छा, ये जो इतनी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ समझते हैं? इक्वालिटी तो होती ना अगर इज इक्वल टू के ऊपर ये काटा ना लगा होता, बराबर होता। इनइक्वालिटीज़ मतलब बराबर नहीं है, गोल्स फ़र्क हैं, इंटरेस्ट फ़र्क हैं, जो डायरेक्टर जानते हैं वो शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं, तो कोई टेंशन है? मतलब शेयर होल्डर पैसा कंपनी में डाले और सो जाए? नहीं सर, इन मसले मसाइल को देखते हुए, इन मसाइल को देखते हुए दुनिया भर में, और मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा पाकिस्तान की, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने एक कानून बनाया। मतलब ये जो कानून होता है ना, इसके बैक एंड पे कोई लॉजिक होता है, ये ऐसे ही नहीं बन जाता। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून बनाया जिसका क्या नाम है? कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017, ये सुना हुआ नाम? ये आप लोग शायद मेरे ख्याल में कंपनी लॉ में पढ़ के आए हैं। कितने लोगों ने अभी पेपर दिया कंपनी लॉ का? माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ के फिर आए हुए हैं। चलें, आप लोग मुझे फिर रिवाइज कराने में भी मदद मिल जाएगी। कंपनीज एक्ट 2017, ये एक कानून बनाया गया किसके लिए? शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए, प्रिंसिपली कि शेयर होल्डर्स ने जो दौलत कंपनी में गलती करके लगा दी है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये बात एग्रीड है या नहीं? अब सर होगा क्या? जो आपके पास कंपनीज एक्ट 2017 है ना, इसने क्या कहा? इसने ना कंपनी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली। ये जो कंपनीज एक्ट 2017 है ना, इसने कंपनी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली। कंपनी के ऊपर किस किस्म की जिम्मेदारियां इंपोज की? कंपनी को कहा कि भाई क्योंकि पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है ना, तो कोई ना कोई जवाबदेही होनी चाहिए। ये इन्होंने इनको पैसा दिया तो ये अपने पैसे के बारे में इनसे पूछने का हक रखती हैं या नहीं? सोच के बताइएगा। मेरे ख्याल में मुनासिब, गैर मुनासिब होगा ये कहना कि नहीं, हक ये रखते, पैसा दिया हुआ। तो कंपनी के ऊपर क्या जिम्मेदारी बनी? कंपनी के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई कि भाई कंपनी ने ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कंपनी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अबाउट दी फाइनेंशियल अफेयर्स। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किस मामले के लिए आया, किस मामले के लिए गया, कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंसेस थे, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इस सारे मामलात के ऊपर क्या करें? ये रिकॉर्ड मेंटेन करें। और इस रिकॉर्ड का ना एक फैंसी सा नाम है। लॉ में अगर आपने देखा हो, बड़ी फैंसी किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती है। लॉ में बड़ी फैंसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है। वो फैंसी पहले मैं ये समझता था वो ऑन पर्पस यूज़ होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो मैंने अभी आसान भाषा में बोला ना कि जी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंसेस थे, कितने एसेट्स थे, कितनी लायबिलिटीज़ थी, उनको कहते हैं बुक्स ऑफ, ऊंचा सा बोले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी ना कहिएगा। क्या कहिएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। आज का सबक सीखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट।
कंपनी लॉ में हर जगह बुक्स ऑफ अकाउंट ही है। अच्छा, कंपनीज एक्ट में भी एक जगह ये मिस्टेक हुई है, लेकिन अगर आप उसकी डेफिनेशंस में जाएं ना, वहां पर क्लियर है बुक्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज दीज बुक्स आर यूज्ड टू अकाउंट फॉर, मैंने कहा था ना अकाउंटेबिलिटी हो जाए, जवाबदेही का मुश्किल अंग्रेजी में मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, कि ये इनको अकाउंटेबल है। डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, ये बात समझ में आती है? डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स, यहां तक बात सही है ना? तो ये आपने अकाउंटेबल का वर्ड और अकाउंट में कुछ मिलती जुलती बात, ओवरलैप है ना? अकाउंटेबल के में से एबल निकाल दें तो अकाउंट बनता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं समझ आ रही? हाँ, ऐसे बदहज़मी तो नहीं हो रही है कि कॉन्सेप्ट्स ओवरलोड हो रहे हैं, मतलब बदहज़मी से मुराद ये कि समझ में आ रहा है, दिल मान रहा है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। वो जो, क्योंकि कल मैंने एक क्लेम कर दिया ना गलती से कि जी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो रही होगी, तो इज़ इट लुकिंग नेचुरल? को अननेचुरल या आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहा? जहाँ पर लगे बता दीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किसने? कंपनी ने। मतलब कंपनी का मतलब हुआ डायरेक्टर्स और कंपनी की मैनेजमेंट पर जिम्मेदारी आयद होगी। अच्छा, अब मसला क्या हुआ? चलो रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर लिए, और इन रिकॉर्ड्स अब सारी रसीदें जो इनकम है, सारे एक्सपेंसेस, सारी रसीदें शेयर होल्डर्स के सामने रख देनी चाहिए, है ना? नहीं, क्या करना चाहिए? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक ज़रा बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया इन्होंने, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समराइज समझते हैं? खुलासा, उर्दू में जो लिखते थे, अंग्रेज़ी में जो करते थे, खुलासा। इस बुक्स ऑफ अकाउंट का खुलासा, डरते डरते बोल रहा हूँ, इस बुक्स ऑफ अकाउंट का खुलासा आपको गैस करें क्या लिखने जा रहा हूँ? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आज के बाद कभी भी पूरा नहीं लिखूंगा, एफएस। अच्छा, मैं बहुत एब्रीविएशंस यूज़ करता हूँ, जो लोग फिर बाद में ज्वाइन करते हैं वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप लोगों ने उनको भी थोड़ा बता देना कि ये इस तरह से हमने 500-600 दफ़ा डिस्कस की थी, उसके बाद सर इस पे आए हैं। एफएस, बुक्स ऑफ अकाउंट को समराइज किया जाता है एफएस में, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड है ना, किस बारे में? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही आते हैं ना। मनी रिसीव्ड, एक्सपेंडेड। रिसीव्ड मतलब जो कैश इनफ्लो है, एक्सपेंडेड मतलब जो कैश आउटफ्लो है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? अच्छा, हुआ क्या, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, कंपनी के ऊपर कानून बनाने वालों ने। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कानून बनाता है ना, वैसे तो कुछ टीचर्स भी बना देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैं कोशिश करता हूं कानून को एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको प्रेजेंट करूं। कंपनीज एक्ट 2017 में कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, और क्या बनाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात सही होगी? चलो, मसला हल हो गया। डायरेक्टर्स ने इनको जवाब देना था ना, अभी ये अकाउंटेबल की बात थी ना, हो गई ना अकाउंटेबिलिटी। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स के मुंह पे मारे कि ये देखें, ये आपके। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुंह पे नहीं मारेंगे, मतलब वैसे उनको हैंड ओवर प्रेजेंट करेंगे। क्या कहेंगे? उसमें क्या लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट के बजाय हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वेरी गुड, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इनकम्पसिंग वर्ड है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने तकरीबन कितनी चीज़ें करी? 5। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट। अच्छा, नोट्स टू द अकाउंट्स, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स नहीं, नोट्स टू द अकाउंट्स। साथ साथ थोड़ी थोड़ी, अच्छा ये मैं, आप ये मत समझिएगा कि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत ख़राब है आपकी तरह, लेकिन नहीं सॉरी, आप लोगों की ठीक है, मेरी ही ख़राब है। तो किस तरह से बेसिकली मैं क्यों ये बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये जो है ना प्रैक्टिकली भी काम आती हैं। मैंने बड़े बड़े सीनियर लोगों को ये मिस्टेक्स करते हुए देखे। तो जब आप इस तरह का आप क्लियर होंगे ना, नहीं सर नोट्स टू दी अकाउंट्स होता है, तो वो 1 मिनट के लिए रुकेगा बंदा कि नहीं इसने ये एक डिटेल ओरिएंटेड बंदे है, ठीक है। वो आप फिर बेशक उन्हें बता दें कि आपने किससे पढ़ा था, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके बाद आगे आपके पास बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई शक हो, आपने कभी किसी रियल वर्ल्ड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने का इत्तेफाक हुआ है? वेरी गुड। हम इस क्लास में भी बार बार देखेंगे रियल वर्ल्ड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें आइडिया हो कि व्हाट डू दे लुक लाइक, व्हाट डू दे कंटेन। अच्छा, आई एम सॉरी, एग्जैक्टली बैलेंस, ये सारे कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। हमारी पढ़ाई का जो सबसे मज़े की चीज़, जो मुझे सीए में सबसे अच्छी चीज़ लगती थी ना, वो ये थी कि भाई जो पढ़नी है ना उसको एज इट इज़ अप्लाई भी करना है। मतलब कोई हम हाइपोथेटिकल ऐसे कहानी नहीं पढ़ रहे होते। जो कॉन्सेप्ट्स, मतलब मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं मैंने अप्लाई किए हैं। इवन जो कॉन्सेप्ट छोड़ गए थे कि पेपर में नहीं आते, वो भी अप्लाई हो जाते हैं रियल वर्ल्ड में, तो फिर वहाँ पर पढ़ लेते हैं। बट कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट्स हमारे अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा सर, मसला तो हल हो गया, मतलब ये अकाउंटेबल थे ना, इन्होंने कैसे ये अपनी जवाबदेही की, इन्होंने कहा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स के हवाले कर देते हैं। तो ये तो काम FR2 तक था ना, FR1 FR2 में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना। तो बस फिर अगर तो यहाँ पर मसला हल हो गया है तो फिर हम ये क्लास क्लोज कर सकते हैं, या आप लोगों को लगता है अभी कोई मसला बाकी है? क्या मसला है भाई? देखें, क्यों रिव्यू? डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, वो उनको ज़्यादा जानकारी है अबाउट द कंपनीज अफेयर्स। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये समझें वैसे ही समझ लें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हवाले कर दिए आपके। अब क्या मसला है? आपको क्यों शक है डायरेक्टर्स पे विंडो ड्रेसिंग का? ये लिखा हुआ है, ये शक की गुंजाइश पैदा करते हैं ये फैक्टर्स। एजेंसी प्रॉब्लम, उनके गोल्स फर्क हैं, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी शेयर होल्डर्स को, उन पर आंखें बंद करके एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आप FR के पेपर्स में, रिपोर्टिंग के पेपर्स में, आप ये डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वाली साइड पे ही होती हैं। वहाँ पे आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उस पर ये जो है ना, ये बड़े शकीन हैं, इनको एतबार नहीं आता, इनका दिल मुतमईन नहीं होता कि वो कहते, हालांकि इन्होंने खुद अपॉइंट किए डायरेक्टर्स, पर वो कहते हैं ना कुछ दाल में कुछ काला हो सकता है, हाँ कुछ गड़बड़ है। बस उस वजह से ना इनकी सारी जो मेहनत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो अकेले नाकाफ़ी है। तो इस वजह से क्या चीज़ ज़रूरी है? बस यही वजह है कि वी वॉन्ट व्हाट दे वॉन्ट इज, एक इनमें आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है ना। आप सपोज 2 लोग हैं, एक बंदा दूसरे बंदे की बात का एतबार नहीं फॉर सम रीज़न कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हिस्ट्री है कि वो झूठ बोलता है, या उसकी हिस्ट्री नहीं भी है कि वो झूठ बोलता है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न है जिसकी वजह से, तो फिर आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से
वो चीज़ कंफर्म कराना चाहेंगे ना कि ये बात ऐसे ही हुई या नहीं हुई। बस वही बात यहाँ पर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो बनी ना, इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका नाम क्या है, ऑडिटर, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कहते हैं। वो क्या करेगा, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, और थोड़ा सा फैंसी कर लेते हैं, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा और देखेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हैं या नहीं। आपने ये वर्ड सुना हुआ, ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या होता है ट्रू एंड फेयर व्यू? जो असल में है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मतलब जो रियलिटी है वो, बल्कि वो जो इकोनॉमिक रियलिटी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बिल्डिंग मैंने किराए पर ली हुई है, लेकिन इसका राइट ऑफ यूज एसेट मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। लीज पे जो एसेट्स लिए जाते हैं, इसीलिए हालांकि वो आपकी ओनरशिप में नहीं होते, लेकिन वो आपकी बैलेंस शीट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ रहे होते हैं। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो ये क्या देखेगा, ये ऑडिटर चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद क्या फैसला करेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। नहीं समझ आ रही बात? क्लियर है? दरमियान में ना एक गैप छोड़ दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी? When they are prepared as per applicable, अब ये जरा थोड़ा हैवी वर्ड है, बर्दाश्त कीजिएगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अल्लाह अकबर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एब्रीविएट कैसे किए? AFRFW या FRFW आप याद रख लें। देखें, FR पे तो मैंने नहीं आपको याद कराना, आप लोग पहले से याद करके आए हैं। FR का आपका पेपर भी है ना, क्या उसका पूरा बनता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे वाला मुश्किल, फ्रेम वर्क बोलें ज़रा। नहीं, इसी तरह वो, ऐसे नहीं ना। फ्रेम वर्क, दोबारा। आप ज़रा पूरा बोलें, ऊंचा ना, ज़रा मतलब जानदार तरीके से। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट पे, अगर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूं, आप बोलेंगे? बोलें। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दिल अभी भी बैठ रहे, ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? कोई गैस? वैसे आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वैसे गैस। क्या बात सर आपने कर दी है, दिल खुश कर दिए। जिस कॉन्सेप्ट पे आप कह दें, जिस कॉन्सेप्ट पे, जिन रूल्स के मुताबिक, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जिन कॉन्सेप्ट्स पे, जिन रूल्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई हुई हैं। कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं पेपर के लिए या प्रैक्टिस में? कोई सब्जेक्ट पढ़ा, की हैं प्रिपेयर? किन रूल्स के मुताबिक करते हैं? स्टैंडर्ड्स के कौन से वाले?
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप लोगों को तो पता है सर, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब IFRS। अच्छा, जब IFRS कह देता हूं ना, तो IFRS एक ऐसा खूबसूरत नाम है कि उसने अपने अंदर सब कुछ इंक्लूड कर ली है। मुझे एक आवाज़ आई थी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं लिखा मैंने। कोई बता सकता है क्यों? ये जो IS 16, IS 36, क्या IS 36 IFRS की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है? उसमें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है। IS 1 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IS 1 और IS 8 दोनों ने ना IFRS को डिफाइन की है। और क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने? कहा है IFRS इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा जरा, कुछ बात समझ में आती है या नहीं? समझाता हूं। मजे की बात है, उसने डिफाइन किया कि IFRS इज इक्वल टू, हालांकि हम लोग जब इस तरह करते हैं डेफिनेशन में तो सारे कहते हैं ये क्या बात हुई, जो टर्म है उसके अंदर वही टर्म वापस इंक्लूड कर दी है। बट IFRS बड़े लोग हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने जो IFRS इशू किए, उन्होंने कहा IFRS इज इक्वल टू IFRS प्लस IAS प्लस SICs। पढ़ेंगे कोई आपने SIC 32 वेबसाइट इंटेंजिबल कॉस्ट? पढ़ें इंशाल्लाह ताला, जल्द आप लोग पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी, FR1 में आई थिंक नहीं है, शायद FR2 में है। IFRICs भी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं। तो उसने कहा ये सारे IFRS हैं। तो मतलब IFRS इज एन ऑल एनकम्पसिंग टर्म। नहीं समझ आ रही बात? ऑल एनकम्पसिंग का मतलब होता है कि सब कुछ इंक्लूड कर लेता है। तो जब मैं बोलता हूँ ना IFRS, तो दैट इंक्लूड्स IAS। नहीं समझ आ रही? सच जान नहीं छुड़ानी, समझ आ रही? तो क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका नाम ऑडिटर है वो आया, उसने ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसी ऑडिटर ने ये बनाई है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे ना करें। डायरेक्टर, इसकी जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है। जो उसको बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिली कंपनी की तरफ से, उसने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किया चेक, एग्जामिन। और वो चेक या एग्जामिन करते हुए क्या देखा कि क्या वो, अब जरा वापस बोलें, के मुताबिक हैं या नहीं है। क्या वो क्योंकि अगर वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं तो दे विल बी गिविंग अ ट्रू एंड फेयर। थोड़ी बहुत बात समझ में, हल्की फुल्की, सारी तो समझ आ नहीं सकती, पहली क्लास है हमारे। इंशाल्लाह ताला को 120-130 तक लेक्चर्स जाने हैं, तो उस हिसाब से सारी तो बात नहीं समझ आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ऐसे 50% सर समझ आ रही है, 50% या ज़्यादा समझ आ रही है? ज़्यादा समझ आ रही है, गुड। इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, इतना लिफ्ट नहीं मतलब आप लोगों ने कराई। मतलब मैं सिर्फ ये लिख देता, एक पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा। कि मैंने एडजेक्टिव समझते हैं जो क्या होता है एडजेक्टिव? क्वालिटी ऑफ अ नाउन। तो ये पर्सन नाउन है मेरे ख्याल में होगा, मुझे अब इसका नहीं पता, लेकिन इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है। नहीं भी है तो मान लें ये क्यों मुझे तकलीफ हुई कि मैंने इंडिपेंडेंट भी लिखा है?
क्या हो गया यार, अगर कंपनी से रिलेशन और डायरेक्टर्स का कोई जानने वाला है, उसकी एक रोजी रोटी आ रही है, क्यों आप क्या बात कर दी है? दोबारा ज़रा बोले, देने बोल दें। सर ने बड़ी खूबसूरत बात की है और ये इनकी इंकिसारी है, आजिज़ी अल्लाह ताला को पसंद है कि आपने दोबारा नहीं रिपीट किया। सर कहते हैं फिर ऑडिट ना करवाएं। सर आपने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी, मैं भी यही कहता हूँ, या आपने मेरे वर्ड्स चुराए हैं कि वो ऑडिट ही क्या जो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन ने नहीं किया। आपने सुने आज़ाद अदलिया, अदलिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है। अगर आप मुझे अलाउ करें, थोड़े से 1-2 दिन बाद इस पे आएंगे। अभी मैं घबरा रहा हूँ ज़रा इस सवाल से, ठीक है, ये थोड़ा सा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपको एंड ऑफ द क्लास पे आपको अलग से वैसे बता दूंगा, लेकिन हम इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मोहतात रहता हूँ कि कोई इस तरह की बात ना करूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन का बाइस बने। अच्छा, इंडिपेंडेंट, आप लोग आई थिंक बड़े माशाल्लाह समझदार हैं। आप लोगों ने बोला कि भाई फिर ऑडिट ना करवाओ अगर वो बंदा, क्योंकि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, किससे इंडिपेंडेंट नहीं है? कंपनी से, डायरेक्टर से। डायरेक्टर का बेटा ऑडिट फर्म चला रहा है, ऑडिट उससे करा लेते हैं। तो फिर ऑडिट से पहले ही मैं आपको बता दूं, सब अच्छा है। बात समझ में आ रही है ना? इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, कंपनी की एग्जाम्पल में मैं रखता हूं पीटीसीएल। पीटीसीएल का जो डायरेक्टर है वो सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो मेरा क्लोज रिलेटिव है सपोजिडली, ठीक है, और मुझे भेज दिया जाए पीटीसीएल के ऑडिट पे, तो ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं। वो सीएफओ ने पिछले साल हज भी किया था और वैसे भी मैं उनको जानता हूँ, एक नेक परहेजगार आदमी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन, और वो तो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो मिस्टेक भी नहीं कर सकते। ये क्या है? ये मैं ना ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा कटर ऑडिटर हूँ। कटर समझते हैं ना, बड़ा स्ट्रिक्ट। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा रिश्तेदार भी है, जो भी है, मैं तो ऑडिट सही ढंग से करूँगा। तो सर उसके बावजूद भी ना मैं दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं ज़हनी तौर पे इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मेरा फॉर एग्जांपल बड़े हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं दिखने में कोई भी सुनेगा ना, किसी को भी पता लगेगा, अच्छा तो आप इनके क्लोज रिलेटिव हैं इन सीएफओ साहब के। तो समझिए कि फिर भूल जाएं कि कोई चेकिंग, कोई एग्जामिनेशन डायरेक्ट होगा। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। एक दफ़ा फिर बोलें, एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर। थोड़ी बहुत बात सेंस बना रही है या नहीं? मतलब बहुत मुश्किल तो नहीं लग रही अभी तक बात? तो हमने क्या डिस्कशन की? हमने बात स्टार्ट की कंपनी से, क्योंकि आप लोगों ने, सारों ने, आप लोगों की वजह से मैंने कंपनी से स्टार्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने कहा हमने सारों ने ये वर्ड सुना हुआ है, और फिर आप लोगों ने उसको प्रूव भी किया। आपने कहा कि हाँ हमें पता है ओनर्स कंट्रोलर सेम नहीं है। आपने कहा ओनर्स शेयर होल्डर्स है, कंट्रोलर्स डायरेक्टर्स हैं, इनका आपस में एक रिलेशनशिप है जिसका नाम है एजेंसी रिलेशनशिप या एजेंसी कॉन्सेप्ट। डायरेक्टर्स प्रिंसिपल हैं, शेयर होल्डर्स एजेंट हैं। डायरेक्टर्स प्रिंसिपल हैं, शेयर होल्डर्स एजेंट हैं। गलत बोला है ना, तो आपने बोलना है कि नहीं सर ऐसे ना करें, हम जाग रहे हैं, आपने सबूत देना है। लास्ट सेशन में चले नहीं, वो जब मौका आएगा तो फिर ही। एजेंसी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम,
आप लोगों ने सारों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलें बता ही देता हूँ, इस दफ़ा कोई नई चीज़ ऐड कर लूँगा। लास्ट सेशन में एक हमारे ना आगे आएगा प्रोसीजर्स। तो रसीद जो होती है, आपने ये रसीद अगर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट पे आप जाएं, आजकल मेरे ख्याल में 15% शायद या 17% टैक्स है, सेल्स टैक्स लिखा होता है ना, सेल्स टैक्स 17% और फिर वो इधर ऐड हुआ होता है। अच्छा, मैं ना पढ़ा रहा था प्रोसीजर्स, तो मैंने कहा कि आप ना सेल्स टैक्स को, रेट को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वेरीफाई कर लें। सेल्स टैक्स रेट को शर्मिंदा मत कराइएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वेरीफाई कर लें। 2 दफ़ा बोला, तीसरी दफ़ा बोला तो मतलब जो ऑडियंस थी, समझते हैं ना ये। अच्छा, ये साफ मुझे पता लग रहा होता है। अच्छा, मैं गुजर रहा हूँ। सेल्स टैक्स रेट को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वेरीफाई करा लें, वो भी ऐसे कोई कायम रहे अपनी बात पे। ये मुस्तकिल मिजाजी भी होती है, वो कायम रहे। वो कहते हैं सर आप कैसे गलत कह सकते हैं, सही है। मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया था। सेल्स टैक्स रेट को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितना मर्ज़ी ढूंढ लें, मेरा तो नहीं ख्याल के मिलेगा। वैसे मुझे भी टैक्स को इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्या ख्याल है अब्दुल्ला, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने फिर ना वैसे ही यही मजाक के लिए MFA वाले जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके साथ अपनी तरफ से, अच्छा मैंने कहा कि ये जोक है, तो मैं इनके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा यार ये सेल्स टैक्स को तुम लोग जो है उससे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वेरीफाई कर लो। उन्होंने भी शर्मिंदा करवाया। वो ऑडिट का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसने कहा सर देख लें आपका सवाल ही गलत था। उसने भी गलत बोला था ना, क्योंकि तो कहने से मुराद है कि ये आपने, मैं इसी तरह की चीज़ें करता रहूँगा, आपने जागते रहने, और जो इस चीज़ को पिक कर लेगा ना उसको इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। और आपको पता है उस्ताद की तरफ से तो 10 रुपये भी फॉर एग्ज़ाम्पल हों तो वो तो उसके ऊपर मॉनेटरी वैल्यू तो प्लेस ही नहीं की जा सकती। नहीं यार, आप लोग तो मुंह पे हंस पड़े हैं। नहीं, ज़्यादा होंगे। वैसे आप लोगों ने सही स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि थोड़ा सा ऊपर, मतलब 10 नहीं 20 रुपये 25 रुपये, उस तरह से डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो हम ये प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे। असाइनमेंट की सर पेनल्टी क्या है? 200 ओनली। टेस्ट की सर पेनल्टी क्या है अगर टेस्ट नहीं अटैम्प्ट करते? 250। ये हमारी एग्रीड है ना। आपको पता है ना टेस्ट का डे, ये सारे और रिकॉर्डिंग वाले भी उन्होंने भी देखना है। उनकी स्ट्रैटेजी मैं जल्द रिलीज़ कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वालों को किस तरह काबू करना है। टेस्ट होगा आपका हर मंडे को बताए बगैर, मतलब अब आज बता दिया है ना, अब हर मंडे को ऑटोमेटिकली, मतलब डोंट गिव मी दोज फेसेस कि अच्छा टेस्ट है। मैं बता रहा हूँ हर मंडे को टेस्ट इंशाल्लाह ताला होगा। सारे टेस्ट आपके सेशन से पहले प्रिपेयर हो चुके हैं। 17 टेस्ट आपके होने हैं पूरे सेशन में इंशाल्लाह ताला। कहते हैं तो सिर्फ जो फाइल्स हैं, टाइटल्स, वो आपको दिखा भी दूंगा ताकि आपको एविडेंस मिल जाए। सर टेस्ट पे कोई छूट नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं, एक मतलब उसका सलूशन मैंने आपको बता दिया, पैसे। अगर आप मंडे को टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, ट्यूसडे को आपने पैसे लाए बगैर, और एक और चीज़, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो वो कोई और ही टीचर्स होते हैं जो वो कहेंगे कि अच्छा चलो फिर कल दे देना। मैंने 1000 रुपये रख लेने हैं कि फिर जब मेरे पास चेंज होगा मैं दे दूँगा। तो इसलिए टूटे हुए पैसे अपने पास रेडी रखने हैं। इजी पैसा की ऑप्शन, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र की ऑप्शन दस्तयाब नहीं है। बाकी देखें, इसमें ये मुझे एक्चुअली मना भी किया गया कि ये इतना एग्रेसिव ना हो टेस्ट वगैरह के उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है, हो जाए नाराज़। क्योंकि मैंने वो कल किसी स्टूडेंट ने जैसे कहा था ना कि मतलब आपने पास करा के ही छोड़ने, तो यही है ऑब्जेक्टिव, पास करा के इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से। और थोड़ी बहुत
ज़्यादा काम एफर्ट मैंने ही करनी है, आप लोगों का क्या जिम्मेदारी है इसमें? ये भी नहीं मतलब झूठे मुंह बंदा कह देते नहीं नहीं हमारी भी है, बहुत पक्के एक्सप्रेशन। आई एम सॉरी सॉरी आपने खुद कहा है कि जाके बैठना है, जागने में कोई बात समझ के आना। सही। तो जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी मतलब मेरी मेनली तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जो काम मैं आपको बता रहा हूँ सर वो आपने करना है। मुझे ना बड़ी टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बड़ी इरिटेशन किस चीज़ से होती है कि मैं ये जब मैं ये भाषण होता है ना, या ये जो वो होता है कि जी टेस्ट क्यों नहीं किया, ये जो मतलब एक स्टूपिड किस्म की डिस्कशन मुझे ये लगती है, टाइम ज़ाया होता है इससे। तो हमारा टाइम बड़ा कीमती है। मैं उस टाइम में अच्छा मैं अपना खून जला रहा होता हूँ कि भाई मैं इस टाइम में एक क्वेश्चन करा लेता, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लेता, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा, वो भाषण में टाइम गुजर गया। वो मुझे किसी ने कहा कि नहीं ये भाषण बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये भी क्लास का पार्ट एंड पार्सल है। सर कोई जी सर कोई अच्छा ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आपके मार्क्स इनको पता लगें, इनके मार्क्स आपको पता लगें। किसी स्टूडेंट के मार्क्स किसी दूसरे स्टूडेंट को पता नहीं लगेंगे, नंबर 1। क्योंकि देखें ये कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई आपको इंसल्ट थोड़ी करना है, आप लोग सीखने आए हैं, तो आपको सिखाया जा रहा है, कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई इंसल्ट इज़ नॉट द पर्पस। तो आपको ये हमारा बेसिकली कॉन्फिडेंशियल होगा। इसी वजह से मैं टीए से भी को ज़्यादा टेस्ट चेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, फॉर दिस रीज़न कि वहाँ से भी रिज़ल्ट ना लीक हो। पहली बात, आपको टेस्ट मिलेंगे, अगर मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना तो मैं उसको इस तरह क्लोज करके दूंगा कि किसी दूसरे स्टूडेंट को मार्क्स नज़र ना आए। जहाँ तक आपने बात की कि टेस्ट पास करना, तो वो टेस्ट ऐसे बनाए ही नहीं गए कि उनको पास किया जाए। वो थोड़ा उनका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ना वो अप ही रखा गया है। इस पे अच्छा वैसे किसी स्टूडेंट ने कहा है कि नहीं सर इससे स्टूडेंट्स जो है वो डीमोटिवेट होते हैं। भाई मैं आपको वो बेबी क्वेश्चंस करा के पेपर में भेज दूं, मेरा तो नहीं दिल मानता। आपको मुश्किल की तैयारी हो, पेपर बाकी आगे आसान आ जाए तो वो आपकी किस्मत है। और आई कैप को भी आप लोग जानते हैं, आई कैप को मतलब इस दफ़ा जिस तरह का पेपर उसने दे दिया, और मैं तो चलें अगर सब्र स्टूडेंट्स के कहने पे कर भी जाऊंगा, और लोग नहीं सब्र करेंगे, ज़रूर फीडबैक जाएगी कि ये पेपर R1 के पेपर के बजाय इसको स्ट्रेंथन करें। R1 के पेपर में क्यों बच्चों की जान ले रहे हैं, इसको स्ट्रेंथन करें, ऑडिट को। तो सर आपने ये जो आपका रिज़ल्ट है वो कॉन्फिडेंशियल होगा, और बाकी फेल या पास डजेंट मैटर्स। आपने अटेम्प्ट किया, आपने एफर्ट किया, उससे सर मुझे ये ना 2 वे कम्युनिकेशन है। अभी मैं बता रहा हूँ, वो जिस तरह मैंने उन लोगों को भी बताया तो उन्होंने लिख भी देना था पेपर में जाके कि सेल्स टैक्स का रेट जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से वेरीफाई करा दो, वो तो झंझोड़ दिया कि नहीं। और ये जो सारी इतनी फिल्मी एक्टिंग करनी पड़ती है, ये भी इसीलिए कि फिर वो ना याद रहते। अब आपको याद रहेगी ये बात कि भाई ये क्यों, मतलब मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, लेकिन वो ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा याद रहे। किसी का कोई सवाल आज के क्लास के हवाले से, कोई कन्फ्यूजन? कल हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े हैं ना, कल हम इसको सीन सेटिंग के नोट से पहले रेकनसाइल करेंगे। रेकनसाइल करने से मुराद है मैच करेंगे कि यही कॉन्सेप्ट्स इधर भी गिवन है, और फिर हम आगे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, घबराना नहीं। आप सवाल देखें, सवाल पूछना, आपका पैसे दिए हुए हैं या दे देंगे तो आपका हक है। मतलब निचोड़ें टीचर को, सवाल करें। 5, फिर मैं गिनती स्टार्ट कर देता हूँ कि शायद 5 4 2 1, अच्छा 3 छोड़ दे, 3 2 1 0। कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।